नमस्कार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जयंती की, भगवान हनुमान जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन ये हनुमान जयंती का अवसर बहुत ही सुखद अवसर, ये संयोग है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भगवान हनुमान जी की कृपा देशवासियों पर और हम पर सब पर किस तरह से पड़ती है। पड़ोस से जो खबरें आ रही हैं वो हनुमान जी के घोटा चलने की खबरें आ रही हैं, लेकिन उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति दूतों के एम ब्रिगेड के गढ़ में जाकर हनुमान जी की गदा दिखाई है। आज प्रधानमंत्री टोंक उनियारा लोकसभा का जो इलाका है उसमें भाषण दे रहे थे। उनियारा में ये इलाका शांति दूतों से कुछ ज़्यादा प्रभावित इलाका है। टोंक नवाबी रियासत रही है और ये जो यहाँ टोंक में जिस तरह की बातें चलती हैं वो भी अजीब तरह की चलती हैं। वो कोई नेशन के साथ नहीं है। बेसिकली ये कबायली लोग हैं और यहाँ लूटपाट करते थे। तो लोकल प्रिंसली स्टेट्स ने मिलकर फिर ये कहा कि भाई शांति समझौता करो कुछ, क्योंकि लूटपाट करने वालों से लूटपाट अभी भी चल रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। एम ब्रिगेड की तरफ से लूटपाट में, हत्याओं में, बलात्कार में, काफिर कहकर जन्नत जाने का जो चक्कर है उसमें पड़े ही रहते हैं। तो टोंक जो इलाका है ये एम ब्रिगेड का खासा डोमिनेटेड इलाका है और वहाँ जाकर, उनके गढ़ में जाकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त बातें कही हैं, हुंकार भरी है, वीर रस में बोले हैं। आज पूरा वीर रस वहाँ उन्होंने दिखाया और क्लियर कट अपना एजेंडा भी बताया कि एम ब्रिगेड को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब ये बात अलग है कि मंडल कमीशन में जो पसमानदा मुसलमानों को जो आरक्षण मिला हुआ है उसका क्या हालचाल होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने वहाँ कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस को यहाँ तक कहा कि आप जो फार्मूला लागू करना चाहते थे, आंध्रा से जो फार्मूला आप लेकर आए थे, वो फार्मूला वैसे तो लागू नहीं हुआ, लेकिन लागू होने भी नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री का इस इलाके में जाकर ये कहना, ये क्लियर कट एक मैसेज देना है। अन्यथा वहां कुछ और भी बात की जा सकती थी, वोट का यदि कुछ ट्विस्ट करना होता, लेकिन प्रधानमंत्री को पता है कि टोंक वाले लोग वोट तो नहीं देंगे बीजेपी को, क्योंकि वहां पर आज भी ऊंट को काटा जाता है बलि के नाम पर, कुर्बानी के नाम पर, और पूरा का पूरा एक माहौल अलग ही है। टोंक नवाब की यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो जब देश आज़ाद हो रहा था, प्रिंसली स्टेट्स से साइन ऑफ एक्सलेशन जो कर रहे थे, हम लोग मिला रहे थे, रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था, तो उसमें भी टोंक नवाब वहाँ इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि वो मर गए। आप देखिए जरा, अपनी स्टेट जाती हुई देखकर डेथ हो गई। इतना ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि छोड़ेंगे नहीं, ये हमारी है, हमने जीता है, इस तरह की बातें दिमागों में है। हमने राज किया है हिंदू काफिरों के ऊपर। ये काफिर कौन है? ये तो ऐसे ही हैं, गंदे हैं, हिंदू गलीच है, ये बातें। सो एक्सेशन के लेटर के ऊपर साइन करते टाइम टोंक नवाब निकल लिए बेहतर हुरों के पास। ये हुआ था। तो इलाका ही ऐसा ही है, जहरीला इलाका है। बनते हैं कुछ पढ़े लिखे से बनते हैं, कुछ मीठी मीठी बातें भी कर लेते हैं, शायरी भी कर लेते हैं, लेकिन मामला वहाँ अलग है। रातों को मीटिंगें चलती हैं। तो वहाँ जाकर प्रधानमंत्री ने ये जो हुंकार भरी है और साफ तौर पर कहा है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये कहा है। और इसके अलावा ये भी कह दिया है कि ये जो कांग्रेस फैला रही है कि संविधान में बदलाव कर देगी बीजेपी, तीसरी बार आ जाएगी तो दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने अपना रुख स्पष्ट किया है कि संविधान में जो उल्लेखित बात है वो लागू रहेगी, उसको नहीं हटाया जाएगा किसी भी कीमत पर। ये भी वहाँ किया, क्योंकि वहाँ ये भी बात फैलाई जा रही है। ये जो फैलाने वाले लोग हैं इसमें कम्युनिस्ट हैं,
एम ब्रिगेड है यानी शांतिदूत और कांग्रेस है, कुछ आम आदमी पार्टी के लोग भी ये फैला रहे हैं कि मोदी यदि आ गया तो तुम्हारा आरक्षण तो गया, क्योंकि ये सवर्णों की पार्टी है, ये मनुवादियों की पार्टी है। ये भ्रम फैलाने की कोशिशें की जाती हैं। इसीलिए तो बीजेपी को आप देखिए जरा, इतनी लोकप्रियता हासिल करने वाला प्रधानमंत्री, लगातार काम करने वाली जो रिजीम, इसके बावजूद 2019 में 37% के आसपास वोट मिला, जबकि वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लेकिन यही हाल है। तो आज प्रधानमंत्री की सभा की बड़ी चर्चाएं हैं। दरअसल 2004 में जब कांग्रेस ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में SC/ST के आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश की थी, उस मुद्दे को आज उठाया है प्रधानमंत्री ने। और उनका यह भी कहना था कि ये कांग्रेस का एक पायलट प्रोजेक्ट था। तो बात यहां यह भी है कि आज हमले तो बहुत किए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के ऊपर, लेकिन वो तो चुनावी भाषण चल ही रहे हैं उनके, उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन आज जहां गढ़ है वहां जाकर ये भाषण देना, ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि क्या एकदम स्टैंड बदल लिया है, क्योंकि नूपुर शर्मा के मामले में और कन्हैयालाल टेलर के मामलों में स्टैंड ये नहीं था। तो आज के स्टैंड से ये भी लग रहा है कि स्टैंड चेंज लग रहा है, और शायद हिंदू जो वोटर्स हैं उनको ये बताने की कोशिश है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सोच नहीं रहे हैं। जो लीनियंसी बरतने की बात चल रही थी उसमें थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं ना स्टांस की चेंजिंग, तो चेंज ऑफ स्टांस दिखाई दिया। ये बहुत बड़ी बात है जिसमें कि एक क्लियर कट अपना रुख बताना कि भाई मैं हूं कहां, और जो बातें करते आए थे अब तक RSS से लगाकर, जनसंघ की स्थापना से लगाकर और फिर भारतीय जनता पार्टी, ये सब तमाम जो यात्रा है, राम रथ यात्रा सहित इस तमाम यात्रा में जो मैसेज था, जो स्टांस था, वो ये था कि हिंदुओं के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है, जो उनके घाव लगे हैं, उनके ऊपर मलहम लगाई जाएगी, उनको ठीक किया जाएगा। और ये जो आक्रांता यहाँ बैठे हुए हैं, किसी और की पैरवी करते हैं, जश्न मनाते हैं वहाँ जब कुछ हो जाता है अच्छा, और वहाँ कुछ बुरा हो जाता है तो इनके मातम हो जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आती है पाकिस्तान के सहयोग से, कंधार काबुल फतेह होते हैं। यहाँ भारत में जश्न मनाए कि वो गए, लश्कर गया और फतेह हासिल हुई, और जोड़ते हैं मक्का फतेह से। ये दर्शन है, ये फिलॉसफी है। तो वहाँ टोंक में ये फिलॉसफी ज़्यादा चलती है। तो कबाइलियों का ये एक बैकग्राउंड इसका कबाइलियों का है। लेकिन बहरहाल ये तो नवाब बन गए थे, तो नवाबों में तो फिर नवाबियत भी आ जाती है। तो यहाँ का, हालांकि कहने को गंगा जमनी कहना, हिंदू मुसलमान भाईचारा कहना कहते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। जब भी मौका लगता है दिखा देते हैं। सचिन पायलट के चुनाव में दिखाया कि कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी के मुसलमान के साथ नहीं। यूनुस खान चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन उनको वोट नहीं गया क्योंकि बीजेपी से नफरत है। कांग्रेस यदि किसी मुसलमान को खड़ा कर देती तो थंपिंग मेजॉरिटी से जीतते, एक भी वोट इधर उधर नहीं होता। और यूनुस खान के साथ भी यही हुआ, यूनुस खान को मुसलमानों का एक भी वोट नहीं मिला। सचिन पायलट कांग्रेस के कैंडिडेट को दे दिया। ये वहां का एक है, जहन है। तो इस जहन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां हनुमान जी की गदा दिखाई है। हनुमान जी की गदा का प्रभाव चर्चाओं में है। हनुमान जी की गदा की बात चल रही है तो एक बात और, ये जो हमारे पड़ोस में बैठा है पूर्वी साइड में, चाइना पापियों का साथ देता है, इसलिए जबरदस्त बाढ़ की चपेट में है। चाइना में, दक्षिण चाइना में इतनी जबरदस्त बाढ़ आई हुई है, 1000 से ज्यादा स्कूल्स बंद हैं। 4 दिन से लगातार ओलावृष्टि हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है, और बारिश आ रही है। तबाही मचा देने वाली बारिश है। और इस बारिश में
घर डूब गए हैं, बस्तियां जलमग्न हो चुकी हैं, 1-1.5 मंजिल के जो मकान है वो पूरी की पूरे ही पानी में चले गए हैं और सेना को उतारना पड़ गया है। इंटरनेट सेवा ठप है दक्षिण चीन में। कई शहर दक्षिण चीन के ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है, अंधेरा छाया हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशंस नहीं हो पा रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये तबाही मची हुई है चीन में, और मचे भी क्यों नहीं। पापियों का साथ देने का कुछ तो खमियाजा भुगतना पड़े, सो चीन भुगत रहा है। और ऐसे में हालात ये हैं कि बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, रेस्क्यू कोई उस तरह से नहीं हो पा रहा है, पूर्वानुमान था ही नहीं, और ये तूफान टकराया और दक्षिण चीन की सारी नदियों में बाढ़ आई हुई है, उफान के ऊपर है नदियां, कोई कंट्रोल नहीं है, किसी भी तरह का कोई मेजरमेंट उस तरह का नहीं है जिससे कि पहले से भांपा जा सकता और कुछ किया जा सकता। अब मदद ली जा रही है, हाइड्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल जो लोग हैं उनसे अब मदद ली जा रही है, जबकि सब कुछ बिगाड़ हो चुका है। इकोनॉमी वैसे ही ठप है, बैंक्स बंद हो रहे हैं, चाइना की हालत खराब है, आगे भी कोई अच्छे अनुमान नहीं है चाइना की ग्रोथ को, जीडीपी भी कमजोर हो रही है और काम करने वाले जो लोग हैं वो भी कम हो रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कम हो रहा है, लोग बुजुर्ग हो गए हैं। 1 बच्चे वाली जो पॉलिसी थी उसने चाइना को मरवा डाला है। पहले तो इतने बच्चे कर लिए कि संभल नहीं आ रही थी पॉपुलेशन, और बाद में ऐसी ड्रास्टिक पॉलिसी बनाई कि 1 ही बच्चा। उस पॉलिसी ने अब प्रौढ़ जो लोग हैं उनकी तो फौज इकट्ठी कर दी, लेकिन जो नौजवान युवा हैं उनकी कमी आ गई, काम करने के लायक लोग ही नहीं। फौज की भी स्थिति यह है कि कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं, कॉन्स्क्रिप्ट्स में 5 साल के लिए फौज में जाते हैं, वो जाना नहीं चाहते क्योंकि पैसा तो हो गया, इकोनॉमिक अच्छी हो गई। तो अब बात यह है कि पैसा अच्छा हो गया, औलाद एक ही है, माँ बाप कमा रहे हैं, तो बच्चा जाना नहीं चाहता। तो चाइना की इस वक्त हालत खराब है, लेकिन भारत के लिए दुश्मनी पूरी तरह से निभा रहा है। और भारत दुश्मनी में मालदीव में जो इंडिया आउट का नारा लगाने वाला मोहम्मद मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति बना, उसके बाद से हालांकि भारत की चिंता बहुत बढ़ गई है और भारत के सामने इस वक्त बहुत चुनौती है। हिंद महासागर में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती मालदीव में ये जो एंटी इंडिया ब्रिगेड, जो कट्टर, जो रेडिकल मुल्ला ब्रिगेड है, ये जीत कर आ गई है। और इसमें पाकिस्तानी ISI का भी हाथ है, जो कि चाइना के थ्रू रूट करा रही है। यहाँ तो धर्म का पाकिस्तानी मुल्ला जाकर काम कर रहे हैं मोहम्मद मुइज़्ज़ू की पार्टी के लिए और उसकी सोच के लिए, और वहाँ चाइना उसको संसाधन दे रहा है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जीता मोहम्मद मुइज़्ज़ू, लेकिन सीटें नहीं मिल पाई थी। अब संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के जब हुए हैं, नतीजे आए हैं, उसमें वो जीत गया है और थंपिंग मेजोरिटी से जीता है। इसलिए भारत की चिंताएं बहुत ज्यादा हो गई इस इलाके में। और जीतते ही मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने चाइना से संपर्क कर लिया। इस संसदीय इसमें प्रक्रिया में जाने से पहले, चुनावी प्रक्रिया में जाने से पहले मोहम्मद मुइज़्ज़ू चाइना गया। अब चाइना जाकर MOU साइन करके आया। जो चाइना चाहता है वो अब वहां होगा। अब चाइना के जितने भी वॉरशिप्स हैं, जितने भी कार्गो हैं, सब वहां लैंड हो सकेंगे। द्वीप समूह है असल में, ये 1200 छोटे छोटे द्वीप हैं जिनसे कि मालदीव बनता है। और ये ट्रॉपिकल जो आइलैंड्स हैं, इसका टूरिज्म बेसिकली वहाँ का मेन काम है। लेकिन जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये ईस्ट वेस्ट का जो हमारा हिंद महासागर वाला जो समुद्री रूट है, जो चाइना को यूरोप से जोड़ता है अफ्रीका के नीचे से, उसका एक अहम बिंदु है जहाँ से इसी मालदीव के आइलैंड्स के पास में से ये सारे कार्गो शिप गुजरते हैं, आते हैं, जाते हैं। उसके ऊपर यदि कंट्रोल हो जाता है किसी का, तो बहुत बड़ा काम चाइना वहां कर सकता है, निगरानी रख सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है और दखलंदाजी भी कर सकता है। तो ये चाइना ने अपना कर लिया है। भारत इस मामले में भी चिंता की स्थिति में है। और जो भारत समर्थित वहां पिछली बार सरकार थी, उसको 12 वोट्स मिले सिर्फ। तो यह भी चिंता की बात है कि 5 साल के लिए
मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है उसको अब हटाने वाला कोई नहीं है। अब उसके जो फैसले हैं उनको किसी भी तरीके से कोई अब दरकार नहीं है किसी से समर्थन लेने की। समर्थन में उसके खुद के ही इतने सांसद आ चुके हैं। और ये जो पूरा मामला है इसमें हालांकि भारत आए थे जो पिछली बार सरकार में थे, लेकिन पता नहीं भारत की विदेश नीति का क्या हाल हुआ है। ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, क्योंकि 93 सीट्स पे चुनाव हुए हैं मालदीव में। 21 अप्रैल को चुनाव है, रिजल्ट आ गए हैं और 71 सीटें मोहम्मद मुइज़्ज़ू की पार्टी को मिली। भारत समर्थक जो एमडीपी है, मुइज़्ज़ू की जो पार्टी है उसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं, और ये जो मालदीव डेवलपमेंट पार्टी है ये भारत समर्थक मानी जाती है। एमडीपी को 12 सीटें हासिल हुई सिर्फ, यह हाल है। तो ये जो मालदीव नेशनल कांग्रेस है ये बेसिकली शुरू से ही चाइना की गोद में बैठी हुई है। इसीलिए मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने यह नारा दिया कि इंडिया आउट। इंडिया के कुछ वहां सैनिक भी हैं, कुछ हेलीकॉप्टर्स हमने रिलीफ वर्क के लिए दिए थे, वो चलाते हैं। मालदीव की कोई ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 5 लाख की टोटल पॉपुलेशन है। उसमें से भी आप समझ लीजिए करीब 3 लाख मालदीव की राजधानी माले में लोग रहते हैं। और कई जो आइलैंड से कई जो द्वीप हैं वो खाली पड़े हैं, तो लोग जाते हैं जो टूरिज्म के लिए, उनको खाली द्वीप मिल जाते हैं, वहाँ अपना तंबू लगा लेते हैं, टेंट वेंट लगा लेते हैं, वहाँ पार्टी कर लेते हैं। इसीलिए वो, हालांकि जब से मोहम्मद मुइज़्ज़ू आए हमारी सरकार ने स्टांस बदला और हमने अब हमारा टूरिज्म का दूसरा सेंटर बनाना शुरू कर दिया है और मालदीव में अब इंडियन टूरिस्ट की कमी आ गई है। तो ये झटका तो हमने दिया, लेकिन झटका जियोपॉलिटिकल झटका हमें लग गया है। और ये जो चुनाव था ये जियोपॉलिटिकल मुद्दे के ऊपर ही लड़ा गया था। इसलिए ये दिक्कत वाली बात है भारत के लिए, क्योंकि चाइना जो है वो हमको सब तरफ से घेर रहा है, पापियों को सबको इकट्ठा कर रहा है। अब ये पापियों का एक और नेता जा रहा है पाकिस्तान का, अभी जो सरकार चला रहा है, रिंग मास्टर है नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ का बड़ा भाई ये चाइना जा रहा है, बहाना है इलाज का, चेकअप कराने जा रहे हैं। जबकि कभी भी पाकिस्तान का कोई भी बड़ा आदमी मेडिकल चेकअप के लिए, मेडिकल हेल्थ के लिए इंग्लैंड और अमेरिका के अलावा कहीं नहीं जाते लोग। यूरोपियन कुछ देश और हैं जहां जाते हैं, चाइना कभी नहीं जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ चाइना जा रहे हैं साहब, क्या करेंगे? वहां जो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ का ड्रीम प्रोजेक्ट था, पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको बहाल करने की कोशिश में जा रहे हैं। वहां व्यापारियों से मीटिंग करेंगे, विदेश मंत्री भी साथ जा रहे हैं। इलाज कराने वाला आदमी विदेश मंत्री क्यों ले जाएगा? एजेंडा यह है, बताया नहीं जा रहा, क्योंकि अमेरिका का खौफ है। अमेरिका अब पाकिस्तान को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में जंग छिड़ गई है और उधर रशिया भी कोशिश कर रहा है कि इस पूरे सेक्टर में, इस पूरे रीजन में अपना प्रभाव बढ़ाए, चाइना के थ्रू ईरान पर कब्जा करें। इसमें रशिया और चाइना दोनों एकजुट हैं, ईरान को समर्थन दे रहे हैं। और ईरान का जो राष्ट्रपति है वो पाकिस्तान के 3 दिन के दौरे पर है। आप देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या चल रहा है हमारे इर्द गिर्द। रेड कारपेट वेलकम दिया गया है और इससे भी ज्यादा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गाजा का मुद्दा उठाया, गाजा के साथ ही कश्मीर की तुलना कर दी। हालांकि ईरान एक बार 370 हटाने के टाइम पर भारत विरोधी बयान दे चुका है और ये कहा है कि कश्मीर के मुसलमानों को लेकर गाजा की तरह हम चिंतित हैं। कश्मीरी मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार का भारत सरकार कॉग्निजेंस लेगी, जबकि अत्याचार ये लोग कर रहे थे या भारत सरकार कर रही थी? पत्थरबाजी ये करें, आतंकी घटना ये करें, बम से उड़ाएं, ये सड़कों को उड़ाएं, ये संसद तक के ऊपर हमला करें, लेकिन अत्याचार तो
ईरान ने एक बार ऐसा बयान दिया था, लेकिन बात यहाँ यह है कि ईरानी राष्ट्रपति का जिस तरह से वहाँ सम्मान किया जा रहा है और कश्मीर के मुद्दे के ऊपर उनको साथ लेने की कोशिश की जा रही है, ये भी भारत के लिए चिंता की बात है। क्योंकि ये पूरे रीजन में यदि भारत के साथ में इस तरह से चाइना खेल कर लेता है तो फिर भारत को मुसीबतें आएंगी। इधर मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में तो आपको पता ही है पूरा कम्युनिस्ट असर है ही। जिस तरह से प्रचंड को लाया गया, कम्युनिस्ट ट्रेनिंग दी गई, पैसा इन्फ्यूज किया गया, नेपाल हमारे हाथ से चला गया। तो ये पूरे रीजन में तो इधर कब्जा है ही। इधर पाकिस्तान को अब ईरान और पाकिस्तान का ये जो गठजोड़ हो रहा है, ये जो मेलजोल हो रहा है, इसमें चाइना की बहुत बड़ी भूमिका है। अन्यथा आप देखिए जरा, ये जो आतंकी घटना समझ लीजिए या अटैक समझ लीजिए, ईरान की तरफ से पाकिस्तान में अटैक हो रहे थे, एयर स्ट्राइक्स हो रही थी और पाकिस्तान भी वहां कार्रवाइयां कर रहा था। ये अभी हाल ही की बात है, हमने भी हमारे प्रोग्राम्स में आपको अपडेट्स दिए हैं। और बलूचिस्तान से जो संगठन हैं जो ईरान में एक्टिव हैं, वो भी वहां पाकिस्तान को तंग किए हुए हैं। इधर जैश अदल जैसे जो संगठन हैं वो ईरान के उनको परेशान किए हुए हैं। तो ये अजीब सा कॉम्बिनेशन था, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के बीच में ईरान के राष्ट्रपति का पाकिस्तान आना और वहां जिस तरह का स्वागत ईरान के राष्ट्रपति का किया गया, बातें हुई, डायलॉग्स हुए हैं, करीब 10-11 बिलियन डॉलर के मसवीदे के ऊपर साइन हुए हैं व्यापार कारोबार के ऊपर, जबकि ईरान और पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल कट्टर दुश्मन टाइप के देश हैं दोनों। एक बैकग्राउंड तो यह है कि पाकिस्तान सुन्नी मुसलमान डोमिनेटेड है, ईरान शिया मुसलमान डोमिनेटेड है। लेकिन जिस तरह से चाइना एक्टिव है, चाइना ने पहले सऊदी अरब का जो इनका ईरान से संबंध बिगड़ गया था, डिप्लोमेसी खत्म हो गई थी, उस डिप्लोमेसी को चालू करा दिया। कट्टर शिया मुल्क ईरान और कट्टर सुन्नी मुल्क सऊदी अरब, दोनों की दोस्ती करा दी चाइना ने। अब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को पाकिस्तान भेज दिया है, अभी वो पाकिस्तान में ही है। शहबाज शरीफ से मुलाकात हो चुकी है, आसिफ अली जरदारी से मुलाकात होनी बाकी है, असीम मुनीर से मुलाकात होगी। तो असीम मुनीर से मुलाकात का क्या मतलब है? कारण सेनाध्यक्ष से कोई राष्ट्रपति नहीं मिलता है। भारत के राष्ट्रपति यदि अमेरिका जाते हैं तो वहां के सेनाध्यक्ष से थोड़ी मिलेंगे, लेकिन इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति असीम मुनीर से मिलेंगे। यह है पेच, क्योंकि असीम मुनीर जो हैं वो अमेरिकन खेमे में हैं। वैसे तो शहबाज शरीफ भी है, लेकिन नवाज शरीफ का मसला यह है कि वो सीपैक को वापस लाना चाहता है। यह उसका एक कमिटमेंट है। उसको लगता है कि सीपैक के जरिए पाकिस्तान की पूरी, जिसको कहते हैं आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, पाकिस्तान स्वर्ग बन जाएगा, पाकिस्तान में रोजगार इतना भारी हो जाएगा। अभी वो हालांकि भूल कर रहा है, सीपैक जिस दिन एक्टिव हो गया उस दिन चाइना के हाथ में पाकिस्तान एकदम कठपुतली की तरह वो नचाएगा, एकदम जिसको तोते की जान पिंजरे में, ऐसा काम हो जाएगा। बीजिंग में पिंजरा होगा तोते का, और यहां इनके कंठ दबा लिए जाएंगे, सेना आ जाएगी। क्योंकि सीपैक की रक्षा करने के लिए चाइना ऑलरेडी बोल चुका है कि हम हमारी पीएलए को वहां रखेंगे। तो ये स्थिति है हमारे पड़ोस की। अब ईरान के राष्ट्रपति वहां क्या करेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि आयतुल्लाह खमेनी ने जो ट्वीट किया था, वो ट्वीट बड़ा चर्चा में था जब धारा 370 हटी थी, आर्टिकल 370 हटाया गया था। तो ईरान ने भारत के साथ, अब ठीक है व्यापार है, बड़ा व्यापार है भारत के साथ में, हम खूब ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इसलिए वो थोड़े से चुप हैं। अन्यथा उस एंगल के ऊपर, एम ब्रिगेड वाले एंगल के ऊपर वो साथ हैं। तो ये एक बड़ी बात है। और ये जैसे भारत घिरा हुआ है, चाइना धार्मिक रूप से हमें नहीं घेर पा रहा है, लेकिन चाइना को पता है कि एक एंगल भारत के साथ ऐसा है एम ब्रिगेड वाला, जिसमें घेरा जा सकता है पाकिस्तान के थ्रू, और भारत में शांति फैलाई जा सकती है। यहां आकर भारत परेशान हो सकता है,
मालदीव में भी यही हाल है, 98% एम ब्रिगेड है, शांति दूत हैं। पाकिस्तान शांति दूतों का गढ़ है, आतंक का गढ़ है। दुनिया में जहां भी कोई आतंक की घटना होती है उसके तार पाकिस्तान में मिलेंगे आप। आतंकी पैदा करने का काम पाकिस्तान का है, पैसा सऊदी अरब ने दिया। जिस तरह से ये कट्टर रेडिकलाइज जो काम करने वाला था, अब आप देखिए जरा कि जिन्ना की कब्र पे जा रहे हैं इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति, और उसी जिन्ना ने भारत में कितने लोगों को मरवा डाला डायरेक्ट एक्शन के नाम पर। तो आतंकियों को तो साथ देते हैं लोग, ईरान भी पैसा दे रहा है। ईरान अब आप देखिए इजराइल के ऊपर अटैक करता है और लेबनान में हिजबुल्लाह को इतना पैसा देता है कि वो ईरान को परेशान रखे। ये जो शिया मलेशिया है ये लड़ती रहे। अटैक कर दिया लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर, बड़ा अटैक था। अब इजराइल की स्थिति और भारत की स्थिति में थोड़ा सा फर्क है। हमारे नेता बोल्ड स्टांस नहीं लेते, क्योंकि एक तो कारण है कि कांग्रेस का इतिहास जो है वो लड़ने वाला इतिहास नहीं है। कांग्रेस को मेहरबानियों से चीजें मिली हैं। कांग्रेस बनाई एक क्लब के रूप में थी, हम कई बार कह चुके हैं, और उस क्लब को धीरे धीरे करके ब्रिटिश हुकूमत का एक तरह का काम आगे बढ़ाने का काम था। ब्रिटिश हुकूमत गई, इनको अपने वफादारों को देके चली गई, तो लड़ने का मादा नहीं। कांग्रेस ने जिस तरह की परिपाटी देश में चला दी है, कोई भी आके हमारे ऊपर अटैक कर लेता है। चाइना हमारी जमीन खा गया, पाकिस्तान ने कश्मीर हड़प लिया, ये स्थितियां हमारी रही हैं। विभाजन के समय भी हमारे साथ चोटें हुई हैं, और देश में यह स्थिति है कि कई पाकिस्तान छोड़ दिए गए। जब विभाजन हो ही रहा था धर्म के नाम पे, टू रिलीजन के नाम पर, टू स्टेट की थ्योरी नहीं थी। पाक देश बनाएंगे, इन गलीच हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे। तो जब रिलीजन के नाम पर देश का बंटवारा हो ही रहा था, तो क्यों आपने ये मिनी पाकिस्तान बनवाए? लेकिन आज भी आप ढो रहे हो। तो चाइना हमें तो परेशान इस तरह से कर रहा है, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह को आज मुंह तोड़ जवाब दिया है। इजराइल सब तरफ से घिरा हुआ है। इजराइल के सामने एक बड़ी चुनौती यह है, यहां तो यह है कि हिंदू एकजुट नहीं है और मार खाता रहता है। ये कम है फिर भी मारते रहते हैं। इजराइल की स्थिति यह है कि इजराइल में जू यानी यहूदी और मुसलमान दोनों रहते हैं, लेकिन यहूदी डरता नहीं है। उनके अंदर भी हैं स्लीपर सेल्स, क्योंकि जब इजराइल देश बसाया गया तो वहां ऑलरेडी मुसलमान लोग रह रहे थे, तो उनको भी साथ ले लिया। और ये जूस जो दुनिया भर में मार झेल रहे थे, विस्थापन की मार झेली, जिन्होंने एक्सोडस हुए थे, वो वापस पहुंचे थे वहां, और 1948 में इजराइल बसा। तो इजरायलियों ने, यानी इजरायली बेसिकली कौम है, इसका नाम ही कौम है। जू तो अंग्रेजी शब्द है, वो तो अपने आप को इजरायली कहते हैं। इजराइल के पुत्र हैं वो, जैसे हमारे यहाँ केरल है, केरल पुत्रा के नाम से हम जानते हैं। केरल कोई जमीन का नाम नहीं है, केरल पुत्र हैं, ये वंशावली है। आंध्रा है, ये वंशावली का नाम है। ऐसे ही इजराइल भी वंशावली का नाम है, तो वो तो अपने आप को इजरायली मानते हैं। मुसलमान ये हैं, एम ब्रिगेड जो है वो ये कहती है कि इजरायलियों को रहने का इस धरती पर कोई हक नहीं है, इनको मरना पड़ेगा जब कयामत आएगी। जजमेंट डे जब होगा, जब जो लास्ट इजरायली है वो मरेगा, और पेड़ों के पीछे छुपकर इजरायली कयामत का वो दृश्य देखेंगे। मरेंगे, सारों को मारा जाएगा, पेड़ों के पीछे छुपेंगे, ओलिव के पेड़ों के पीछे, जैतून उधर लिखा गया है। ये स्थिति है। लास्ट इजरायली जब तक नहीं मरेगा तब तक कयामत नहीं आएगी, ऐसा इनके स्क्रिप्चर्स में, ऐसा ही बोलते हैं। तो इजराइल सब तरफ से घिरा हुआ है। अभी ईरान ने अटैक किया था, इजराइल ने जवाब दिया। अभी हिजबुल्लाह ने किया है, इजराइल ने जोरदार जवाब दिया है। और अभी पहले भी हिजबुल्लाह के ऊपर ऑपरेशन चलाया था इजराइल ने, 370 आतंकियों को मारा था। बहुत सारे देश हैं जो हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं। हमारा मामला ऐसे ही है, हम तो थोड़ा सा उसी ढुलमुल पॉलिसी पे चलते हैं। ना हमारा कोई क्लियर कट स्टैंड है, ना हमारी कोई क्लियर कट अभी
भारत की एक स्थिति वो है कि पहले से जो स्टेटेड पॉलिसीज हैं वही चलती आ रही हैं, उसको कुछ चेंज करना नहीं चाहते। जरा सा चेंज होता है और कोई चोट हो जाती है तो यही जो पुरानी सोच के लोग हैं देखो चल रहा था ना अच्छा खासा। अरे भाई गुलामी में, सब सर्वेलेंस में, नाइविटी में कब तक जियोगे? कभी तो अपना प्राइड सामने रखो। इजरायली तो आप जितने हैं भी नहीं। इजरायली तो पूरी दुनिया में यदि मिला के देखें तो 75 लाख के आसपास बैठते हैं, लेकिन वो झुकते नहीं हैं। पूरी दुनिया में जितने आविष्कार होते हैं 80% आविष्कार इजरायली करते हैं। जितने नोबेल प्राइज हैं उनमें 80% इजरायलियों के पास में है। आइंस्टाइन खुद इजरायली था, जिसके ऊपर पूरी विज्ञान खड़ी हुई है, मॉडर्न साइंस खड़ा हुआ है। ये हाल है उनके। वो कौम है, वो लड़ना जानती है, वो अपने प्राइड के साथ जीना जानते हैं, वो झुकना नहीं जानते। हमें ईरान तेल देने से मना कर देगा, हमें ओमान ये कर देगा, अमेरिका ये कर देगा, फ्रांस ये कर देगा। अरे भाई कब तक जियोगे इस तरह से मर मर के? जीना है तो खुल के जियो। ये है। लेकिन आज इजराइल ने इलाज किया है हिजबुल्लाह का, और प्रधानमंत्री ने जैसे उनियारा में इलाज करने का एक किया है, अब वो देखने वाली बात रहेगी कि अगले 5 साल में फिर वो क्या कर पाते हैं। क्या कन्हैयालाल टेलर जैसे लोग ऐसे ही सिरतन से जुदा होते रहेंगे? क्या नुपुर शर्मा को ऐसे ही चुप करा दिया जाएगा? ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।